अमेरिका और ईरान का जो हालिया टकराव हुआ उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी है और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि मिलिट्री की तैयारी पर भी पड़ी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि असल में नुकसान हुआ क्या है। स्वतंत्र समूहों की माने तो इस जंग की कुल लागत का अनुमान 35 अरब डॉलर तक लगाया गया है। अब ये रकम सुनने में तो बहुत बड़ी है, लेकिन असली कहानी इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। जंग के शुरुआती 2 दिनों में ही, सिर्फ 2 दिनों में अमरीकी सेना ने 5.6 अरब डॉलर के हथियार इस्तेमाल कर डाले। ये करीब 46,000 करोड़ रुपए होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि ये लड़ाई शुरुआत में कितनी ज्यादा तीव्र थी। तो असल मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि कौन से खास और महंगे हथियार खर्च हुए और अमेरिका के हथियारों के भंडार पर इसका क्या असर पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की। इस पूरी लड़ाई के दौरान ईरान के हमलों से बचने के लिए 1200 से भी ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें दागी गईं। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। इस एक जंग में 1200 पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल हो गई, जबकि अमेरिका का प्लान पूरे 2025 में सिर्फ 600 बनाने का है। मतलब जितना वो एक साल में बनाएंगे उसका 2 गुना तो एक ही लड़ाई में खत्म हो गया। और यही चिंता आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के टॉप डेमोक्रेट सेनेटर जैक रीड ने भी जताई है। उनका साफ कहना है कि जिस रफ्तार से अभी प्रोडक्शन हो रहा है उस हिसाब से इस कमी को पूरा करने में कई साल लग सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब आते हैं दूसरे बड़े हथियार पर। अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। जरा इस खर्च का पैमाना समझिए। ये संख्या अमेरिका आमतौर पर एक साल में जितनी मिसाइलें खरीदता है उससे 10 गुना ज्यादा है। एक स्टडी तो ये भी कहती है कि अब अमेरिका के पास अपने जखीरे में सिर्फ 3000 टोमाहॉक मिसाइलें ही बची हैं। इसके बाद नंबर आता है JASM-ER मिसाइलों का, यानी जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल। करीब 1100 लंबे दूरी की ये मिसाइलें भी दागी गईं, जो अमेरिका के कुल भंडार का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। देखिए, JASM-ER कोई मामूली हथियार नहीं है। हर एक की कीमत 11 लाख डॉलर है। इसकी रेंज 600 मील से भी ज्यादा है और इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस की पहुंच से बाहर रहकर भी मजबूत ठिकानों को तबाह किया जा सके। और इसकी कुल इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जंग में चला गया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई इतनी महंगी साबित क्यों हुई? इसका जवाब छिपा है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ से बहुत महंगे हथियार इस्तेमाल हो रहे हों और दूसरी तरफ से बेहद सस्ते। एक उदाहरण से समझते हैं। एक अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल, इसकी कीमत है 40 लाख डॉलर और ये इस्तेमाल हो रही है एक ईरानी शाह ड्रोन को गिराने के लिए, जिसकी कीमत है सिर्फ 30,000 डॉलर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अमेरिका का रक्षा उपाय ईरान के हमले वाले हथियार से 133 गुना ज्यादा महंगा है। लागत के इसी असंतुलन ने अमेरिकी संसाधनों को इतनी तेजी से खत्म कर दिया। तो हथियारों का ये जखीरा जो खाली हुआ है, इसका दुनिया की राजनीति पर, ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, ये बात तो तय है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कई बड़े रणनीतिक जोखिम पैदा हो गए हैं। पहला तो ये कि चीन और रूस जैसे बड़े प्रतिद्वंदियों के सामने अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। दूसरा, यूरोप और एशिया से हथियार हटाकर मिडिल ईस्ट भेजे गए, जिससे उन जगहों पर तैयारी कम हो गई। और शायद सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि नई प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों का पूरा स्टॉक ही खत्म हो गया। हालांकि रैंड कॉरपोरेशन का एक एनालिसिस इसे डिबैकल यानी पूरी तरह से विफलता नहीं बल्कि एक डिलेमा यानी दुविधा के तौर पर देखता है। उनके मुताबिक हाँ, ये एक गंभीर चुनौती है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया हो। लेकिन इन सारी चिंताओं और विश्लेषणों के बीच व्हाइट हाउस का नजरिया एकदम अलग है। प्रेस सचिव ने तो साफ साफ कह दिया कि ये कहानी पूरी तरह से गलत है और अमेरिका के पास अपनी रक्षा के लिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका वक्त रहते अपने शस्त्रागार को फिर से भर पाएगा? ये प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। सबसे पहले पेंटागन अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से और पैसे मांगता है। फिर कांग्रेस को उस फंडिंग को मंजूरी देनी होती है जो अभी तक मिली नहीं है। उसके बाद डिफेंस कंपनियों को नए कई सालों के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और तब जाकर प्रोडक्शन लाइनें तेजी से काम करना शुरू करती हैं।
और प्रोडक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की योजना है, जैसे कि रेथियन और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ नए समझौतों के तहत टॉमाहॉक मिसाइलों का सालाना प्रोडक्शन लगभग 100 से बढ़ाकर 1000 करने का प्लान है। इसी तरह SM-6 इंटरसेप्टर्स का प्रोडक्शन 125 से बढ़ाकर 500 से ज्यादा किया जाएगा। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। लेकिन इस बड़े हुए प्रोडक्शन के बावजूद जखीरे को दोबारा भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। कुछ हथियारों के लिए 1 से 4 साल लग सकते हैं, थैड और पैट्रियट जैसी जरूरी मिसाइलों के लिए 3 से 5 साल और टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल जैसी प्रणालियों के लिए तो 10 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब प्रोडक्शन में ही इतने साल लगने वाले हैं तो क्या अमेरिका अगले किसी संकट के लिए वक्त पर तैयार हो पाएगा? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक अमेरिकी डिफेंस प्लानिंग और दुनिया की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहेगा।